Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 76 of Mission UPSC 2027. इसमें जो हमारा टारगेट था वो था क्लास 10th पॉलिटी चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी इसमें. अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, कि क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है, क्यों हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ रहे हैं कि ये पार्टी वो पार्टी इलेक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह. ठीक है, देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ईजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी. फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू दी पॉलिटिकल पार्टी. देखो आधे से ज़्यादा लोगों के लिए डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी. अगर मैं बात करूँ अनएजुकेटेड पीपल तो ज़्यादातर को लगता है यार पार्टी है, ये लोग हैं, तो मतलब दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अंदर हम ऐसे कह सकते हैं जो ऐसा एक इंस्टीट्यूशन जो लोगों को दिखता है, पार्टीज़ ही दिखती है. हर किसी को ऐसा नहीं लगता कि लॉ कोर्ट में जाना हमारे लिए मतलब नॉर्मल इंसान भी जा सकता है. सबको ये लगता है कि यार सिर्फ पार्टीज़ वगैरह ही है. ठीक है, पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स. ठीक है, पार्टीज़ को वैसे आइडेंटिफाई करने लग गए हम सोशली और पॉलिटिकल डिविजन्स के बेसिस पे. अब पॉलिटिकल पार्टीज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन. यही होती है पॉलिटिकल पार्टीज में लोग आते हैं मिलकर इलेक्शंस लड़ रहे हैं एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. कुछ सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पे अग्री कर रहे हैं सोसाइटी के लिए विद अ व्यू टू प्रमोट दी कलेक्टिव गुड, की सबके भले के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए. सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल. अब देखो सबके लिए अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं कि किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ अच्छा है ना. देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़. पार्टीज ट्राई टू परसुएट पीपल वाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर देन अदर. हर पार्टीज़ ये ट्राई करती है दिखाने के लिए कि हमारी पॉलिसी, हमारी पार्टी कैसे बेटर है, हमारी पॉलिसीज़ कैसे बेटर है दूसरी पॉलिसीज़ से. दे सेक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़ बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस. वो कैसे इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है इलेक्शंस को जीत के. ठीक है, सो दस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स है ना सोसाइटी. तो कहीं ना कहीं पार्टीज़ किस तरीके से पॉलिटिकल डिविजन्स ले आते हैं सोसाइटी में. ठीक है, पार्टीज़ आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. पार्टीज़ कहीं ना कहीं सोसाइटी का पार्ट है, इसलिए इसको हम पार्टीजनशिप भी बोलते हैं. पार्टीजनशिप का मतलब क्या होता है. देखो पार्टीजन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रांगली किसी एक पार्टी को कमिटेड है, किसी एक ग्रुप पे कमिटेड है या किसी एक फैक्शन पे. ठीक है, कोई एक पार्टी पे. सो पार्टीजनशिप इज़ कहीं ना कहीं कि एक किसी की साइड लेना. ठीक है, एंड हम दूसरी तरफ मतलब बैलेंस व्यू नहीं ले पा रहे, किसी एक की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है. तो पार्टीज़ कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ का पार्ट है और उसके अंदर पार्टीजनशिप देखने को मिलती है. पार्टीजनशिप इज़ बेसिकली अ पार्टीजन इज़ अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन. पार्टीजनशिप इज मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू. बैलेंस व्यू की जगह, बैलेंस व्यू ना देने की जगह किसी एक साइड है. ठीक है, सो दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्टी इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड. तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 3 कॉम्पोनेंट है. एक होता है लीडर, एक होते हैं एक्टिव मेंबर्स और तीसरे होते हैं जो फॉलोअर्स है, जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, लीडर्स तो है ही, एक्टिव मेंबर्स जो भी पार्टी से एसोसिएटेड और फॉलोअर्स. ठीक है, देन हमारे पास आते हैं फंक्शंस क्या है पार्टी. अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंक्शंस क्या हैं, तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या है, पॉलिटिकल ऑफिसर्स को भरना, एक्सरसाइज करना पॉलिटिकल पावर. पार्टीज़ कैसे करती है अलग अलग फंक्शंस के थ्रू. जैसे कि पार्टीज़ क्या करती है, इलेक्शंस कंडक्ट कराती है. पार्टीज़ का काम है कंटेस्ट करना इलेक्शंस. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़. दूसरी चीज़, पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम. कि पार्टीज़ क्या है डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को लेके आती है आगे और वोटर्स उसमें से डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी की कौन सी पॉलिसीज़ या कौन से प्रोग्राम्स हमें अच्छे लग रहे हैं और उस बेसिस पे हम लोग इलेक्शंस में उनको वोट देते हैं. ठीक है, ईच ऑफ अस में हैव डिफरेंट ओपिनियन. हम सबके अपने अपने ओपिनियन है, अपने अपने व्यूज़ हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ हमारे लिए सूटेबल है. बट कोई भी गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़. बट यही है कि आपको भी पता है कि देखो हम इंडिया में अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर है 135-40 करोड़ अगर पॉपुलेशन है तो 140 करोड़ के सबके अपने अपने व्यूज़ होंगे. अब एक सरकार तो सबके व्यूज़ ओपिनियन नहीं कैरी कर सकती. तो अब जिसमें मेजॉरिटी जाती है वहाँ पे हमें वो इलेक्शन जीत जाती है. सो इन अ डेमोक्रेसी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. सो यही पार्टी करती है. पार्टी ये कोशिश करती है कि जो वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस है इनटू अ बेसिक फ्यू पोजीशन विच इज सपोर्ट, उसको कम करने की कोशिश करे. ठीक है, अ सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसी ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी. मतलब रूलिंग पार्टी वही बनती है जो मेजॉरिटी जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिले और वो कोशिश करती है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के जो ओपिनियन है उन्होंने हमको चूज़ किया तो हम उनको जो हमने प्रॉमिस किया, जो हमारी पॉलिसीज़ है, जो हमारे प्रोग्राम्स उनको दें. ठीक है, फॉर द वेलफेयर, फॉर द कलेक्टिव गुड. ठीक है, अब पार्टीज़ का दूसरा काम क्या है, पार्टीज़ प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री. पार्टीज़ प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री. आपको पता है कि पार्टीज़
लॉ वगैरह बनाती है ना कंट्रीज़ के लिए. सो फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप. ठीक है, अब हमें पता है कि ज़्यादातर मेंबर्स पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो जो पार्टी के लीडर कहते हैं वही चीज़ों में वो करते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका क्या पर्सनल ओपिनियन है. जैसा पार्टी कह रही है करने को वैसा ही बाकी लोग भी कर रहे हैं. सो पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. पार्टीज़ बनाई जाती है, गवर्नमेंट चलाते हैं वो लोग. पार्टीज़ रिक्रूट करते हैं लीडर्स, ट्रेन करते हैं उनको, एंड मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट. ठीक है, यही सब चीज़ें होती है. दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन. अब जो पार्टी हार गई, इलेक्शन नहीं जीती, वो क्या होती है आपको पता है, ऑपोजिशन पार्टी. ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड. सो दोज पार्टीज that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policies. So opposition party also mobilize opposition to the government. Opposition parties go mobilization भी mobilize, मतलब क्या कर रही है, अपोज कर रही है किसको, जो भी सरकार है उसको भी, मतलब दूसरी साइड की पार्टी को भी मोबिलाइज करने की कोशिश करती है. आपको पता है ऑपोजिशन पार्टी क्यों ज़रूरी है, हमने इसके ऊपर भी पूरा पढ़ा था कि क्यों हमें ऑपोजिशन पार्टीज़ भी ज़रूरी है रूलिंग पार्टी के साथ साथ. पुराने नोट्स आप रिवाइज करेगा, आपको सब याद आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, पार्टी शेप करती है पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इशूज़. पार्टीज हैव लैक ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ये भी हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में. पार्टीज समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम विच इज फेस बाय द पीपल. ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइन ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी. पार्टीज क्या प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स विच इज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट. लोगों को देता है एक्सेस. फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर. देखो, एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए एक लोकल पार्टी लीडर को अप्रोच करना आसान है. अगर सीधा सीधा हम मोदी के पास हर चीज़ में पहुँचेंगे तो नहीं है ना पॉसिबल. तो इसलिए एक लोकल पार्टी लीडर होता है जिससे कि हम ईजिली हमें कोई ग्रीवियंसेस शेयर करने हो तो उनसे कर सके, रादर देन गोइंग टू द गवर्नमेंट ऑफिसर अगेन एंड अगेन. सो दैट इज वाई दे फील क्लोज टू द पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम. पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड एंड डिमांड, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता है. अब नेसेसिटीज़ क्या है, क्यों डेमोक्रेटिक पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए. देखो, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमने पढ़ा है, इसके लिए ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना. बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी जैसे जैसे लार्ज बनती है, कॉम्प्लेक्स बनती है, दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इशूज़ एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट. राइट, दे नीडेड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म. ठीक है, दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसी जस्टिफाई और अपोज देम. कि जब बड़ी सोसाइटीज हो जाती है, बड़ी कंट्री हो जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक ज़रूरी है कि कोई एजेंसी हो जो देखे अलग अलग व्यूज़ को किस तरीके से कैटर करना है, किस किस तरीके से गवर्नमेंट के पास वो प्रेजेंट करने हैं. तो उसके लिए कुछ ना कुछ तरीका चाहिए. तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने हिसाब से चूज़ करें कि उनको कौन सी सरकार अच्छी लग रही है, कौन सा लीडर अच्छा लग रहा है. ठीक है, political party fulfill these needs that every representative government has. So we can say that these parties are a necessary condition for a democracy. ठीक है, अब कितनी पार्टीज होनी चाहिए. देखो, डेमोक्रेसी के अंदर एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी. आपको पता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है. फॉर्मल सेंस में देखा जाए तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री. अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द ECI. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 750 से ऊपर पार्टीज रजिस्टर्ड है. बट सारी की सारी पार्टी सीरियस कंटेंडर नहीं होती. आपको पता है 3 से 4 मेजर पार्टीज होती है, बाकी सब तो डमी या छोटी पार्टीज होती है. सो यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है, देखो, जिसमें वन पार्टी सिस्टम चलता है, जिसमें सिर्फ एक पार्टी को अलाउ है कि वही कंट्रोल करे और वही सरकार चलाए. तो वो होती है वन पार्टी सिस्टम, जिसमें एक पार्टी के अलाउ. जैसे कि चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल. ऑल्दो अगर हम बात करें लीगली तो पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज. वैसे तो बहुत सारी लीगली देखा जाए तो बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं चाइना के अंदर भी, बट रूल एक ही पार्टी कर रही है. इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन फॉर द पावर. तो वन पार्टी सिस्टम जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही है. कई बार होती है एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज. देखो, पर डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर हम कह रहे हैं कि खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो ज़रूरी है कि कम से कम 2 पार्टीज़ तो हम अलाउ करें कि इलेक्शंस में कंपटीशन हो और एक फेयर चांस मिले लोगों को चूज़ करने के लिए. ठीक है, सो कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जहाँ पे पावर यूजुअली चेंज होती है बिटवीन 2 मेन पार्टीज़. 2 मेन पार्टीज़ होती है, उन दोनों के बीच में ही पावर चेंज होती रहती है. सेवरल अदर पार्टीज़ में एग्जिस्ट, बाकी पार्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं
ठीक है, कंटेस्ट इलेक्शन भी करती है, विन अ फ्यू सीट इन द नेशनल लेजिस्लेचर। बट सिर्फ 2 मेन पार्टीज़ है जिसका सीरियस चांस ऑफ विनिंग अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। मतलब मेन 2 ही पार्टीज़ है जिनके बीच में टक्कर रहती है, बाकी छोटी पार्टीज़ है वो थोड़ी थोड़ी सीट जीत जाती है, बट मेन जो सीरियस कंटेंडर है वो 2 ही पार्टीज़ है, तो उसको हम बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के अंदर हम देखेंगे 2 पार्टी सिस्टम चलते हैं। ठीक है, अगर सेवरल पार्टीज़ कम्पीट कर रही है पावर के लिए और जो उससे ज़्यादा पार्टीज़ है, जो कहीं ना कहीं चांसेस है कि कोई भी पार्टी आ सकती है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अलायंसेस के बेसिस पे, तो हम उसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे इंडिया में हमें भी नहीं पता कि कौन सी पार्टी जीत जाए, कब क्या हो जाए। तो इफ़ सेवरल पार्टीज आर कम्पीटिंग फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर, वी कॉल इट एज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। सो इस सिस्टम के अंदर द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन। हो सकता है कोलिशन बना के भी बहुत सारी पार्टीज मिलकर कोलिशन बना ले, दैट इज ऑल्सो अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, जब बहुत सारी मल्टी पार्टी हाथ जोड़ रही है, कोलिशन ला रही है इलेक्शन जीतने के लिए और पावर को जीतने के लिए, तो उसको अलायंस बोला जाता है या फिर फ्रंट भी बोला जाता है। जैसे कि इंडिया के अंदर 3 बड़े बड़े अलायंस हुए थे 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस और लेफ्ट फ्रंट के बीच में। तो मल्टी पार्टी सिस्टम कहीं ना कहीं अपीयर करता है, देखने में वेरी मेसी होता है एंड इट ऑल्सो लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी लेके आता है। सेम टाइम पे अगर हम बात करें, दिस सिस्टम ऑल्सो अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, बट साथ में देखा जाए तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा है। सो पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पार्टी सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री चूज करे, इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से, अलग अलग नेचर के हिसाब से चीज़ें हैं, उनके सोशल रीजनल डिविजन्स के बेसिस पे, उनकी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स के बेसिस पे और उनके सिस्टम ऑफ इलेक्शन के बेसिस पे है। एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता। हर एक कंट्री के अंदर एक पार्टी सिस्टम है, दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, इफ़ इंडिया हैज़ इवॉल्व अ मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम आया है, वो इसलिए आया है बिकॉज ऑफ द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री इज नॉट ईजिली अब्जॉर्ब बाय 2 और इवन 3 पार्टी। कि अगर इंडिया के अंदर हम बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम आया है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी भी है, साथ में जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है। इतनी बड़ी कंट्री के अंदर सिर्फ 2 या 3 पार्टीज़ हो तो मुश्किल है, इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया के अंदर ऐसी कंट्रीज़ में मल्टी पार्टी सिस्टम हो। नो सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशन। हर कंट्री के लिए अलग अलग पार्टीज़ का सिस्टम है, किसी में 2 ज़रूरी है तो किसी में 3 ज़रूरी है, तो किसी में 1 पार्टी भी और किसी में मल्टी पार्टी भी है, क्योंकि हर कंट्री का नेचर अलग है। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेशनल पार्टीज़ कौन कौन सी है, तो देखो, डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। कोई भी डेमोक्रेसी ऐसी जो एक फेडरल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो उनके पास 2 तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है। एक होती है पार्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट, की एक ही फेडरल यूनिट में प्रेजेंट है, एंड पार्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट ऑफ द फेडरेशन, की पार्टी दोनों जितने भी पार्ट में फेडरेशन है, जितने भी डिवाइडेड है, जैसे फेडरेशन में हम पढ़ते हैं ना 2 पार्ट में डिवाइड होगी, तो दोनों के अंदर वो पार्टीज़ है, चाहे स्टेट लेवल हो या लोकल, मतलब कि नेशनल पार्टीज़ में भी हो, लोकल स्टेट पार्टीज़ में भी हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट्स से कोई एक ऐसी पार्टी जो लोकसभा के इलेक्शंस में भी ऐसा लेके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, तो एक वो पार्टीज़ होती है, जैसे इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। कुछ पार्टीज ऐसी होती है सिर्फ वन ऑफ द फेडरल यूनिट में, या तो सेंट्रल के अंदर है या फिर स्टेट के अंदर है। तो देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज़ होती है जिसको हम नेशनल पार्टीज़ कहते हैं। इन पार्टीज़ का क्या होता है, दे हैव यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। हमें पता है ना, नेशनल पार्टीज जैसे हमारी बीजेपी, INC वगैरह, तो वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी है, बट बाय लार्ज ऑल दीज यूनिट फॉलो द सेम पॉलिसीज़। इनकी पॉलिसीज़ भी सेम होती है, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी भी सेम होती है, दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। सो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। हर पार्टी, जितनी भी पार्टी है उन कंट्रीज़ में उनको क्या करना होता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। आपको पता है ECI के साथ, मैंने पहले भी बताया हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। वाइल द कमीशन, अब कमीशन के लिए तो सारी पार्टीज़ इक्वली है, कुछ ना कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ वो देते हैं किसको, लार्ज और बड़ी बड़ी पार्टीज़ को। दीज पार्टीज़ आर गिवन, आपको पता है यूनिक सिंबल दिया जाता है, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज़ द इलेक्शन सिंबल। सबको सिंबल दिया जाता है, जैसे कि हाथ दिया हुआ है ना INC को, बीजेपी को हमने देखा है लोटस दिया हुआ है। तो हर एक पार्टी को एक नेशनल सिंबल दिया जाता है, एक यूनिक सिंबल दिया जाता है। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेजेस एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। तो जिन भी पार्टीज़ को ये प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं कि यूनिक सिंबल दिया जा रहा है, इलेक्शन सिंबल वगैरह दिए जा रहे हैं, उन पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए हम इन पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ बोल देते हैं। सो इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट द पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू गेट अ रिकॉग्नाइज पार्टी। देखो, अगर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आप देखोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंट कर रखा है, या आप कह सकते हो डिटेल में लिख रखा है कि जो भी रिकॉग्नाइज पार्टी है उनकी कंडीशंस क्या है, मतलब इतनी होनी चाहिए सीट्स, इतना है, तभी वो रिकॉग्नाइज कैटेगरीज में आती है, अदरवाइज रिकॉग्नाइज पार्टीज़ की कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है,
A party that secures at least 6% of the total vote in the election to the legislative assembly of a state. जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे तो अगर कोई भी एक पार्टी जो एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट, जितने भी टोटल वोट्स है उसमें से 6% ऑफ वोट भी जीत जाती है अगर मिनिमम, तो उन पार्टीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, और साथ में एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स, और कम से कम 2 जगह से सीट्स जीत रही है तो हम उसको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं. तो स्टेट पार्टी की कंडीशन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए. कोई भी पार्टी जो इतने भी वोट्स आ रहे हैं उसमें से उसके 6% वोट्स मिनिमम उसके पास आ रहे हो, साथ में ही 2 जगह कोई 2 सीट्स वो अगर जीती हो तो हम उसको स्टेट पार्टी बोल सकते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. वहीं अगर मैं बात करूँ नेशनल पार्टी की, तो नेशनल पार्टी है जिसमें भी एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट है लोकसभा इलेक्शंस. इस बार लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 6% ऑफ द सीट्स जीती हो, 6% हम कह सकते हैं टोटल वोट्स उसको मिले हो, और साथ में ही 4 स्टेट्स और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा के अंदर 4 सीट्स हो और 4 इलेक्शंस 4 स्टेट्स में जीते हो, तो उन पार्टीज़ को हम नेशनल पार्टी कहते हैं. ठीक है, ये 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. अब हम देख लेते हैं कि कुछ 7 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज़ है जो 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग है. देखो इसमें काफ़ी डिटेलिंग दे रखी थी, इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, तो आप इसको जनरल रीड कर सकते हो. ठीक है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको एक प्रोलीव सीरीज़ में डाल दूँगी स्टिल. ठीक है, अगर किसी को है क्यूरियोसिटी. तो बात करते हैं कौन कौन सी, बस जनरली नाम कौन कौन सी 7 रिकॉग्नाइज पार्टी है 2019 के हिसाब से. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वाली, बहुजन समाज पार्टी हो गया आपका, भारतीय जनता पार्टी हो गया, CPI हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ठीक है, उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, CPIM जिसको बोलते हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता होगा, और नेशनल कांग्रेस पार्टी. तो कुछ 7 पार्टीज़ है जो हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं. अब हम देखते हैं स्टेट पार्टीज. स्टेट पार्टीज़ को कई बार हम लोग रीजनल पार्टीज़ भी बोल देते हैं. ये दिस पार्टीज नीड नॉट टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक. मतलब ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजी और आउटलुक की वजह से हम इनको बोल रहे हैं रीजनल पार्टी कॉमनली बोल दिया जाता है. जैसे कि समझावादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी अलग अलग यूनिट्स है सेवरल स्टेट्स में. कुछ पार्टीज़ की अगर मैं बात करूँ जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो ये सारी की सारी स्टेट आइडेंटिटी बेस्ड, जैसे आपको नाम से समझ आ रहा होगा सिक्किम की है, मिजोरम की है, तेलंगाना की, तो ये स्टेट आइडेंटिटी के बेसिस पे है. सो नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा अंटिल 2014. देखो 2014 तक कोई भी ऐसी नेशनल पार्टी नहीं थी जो मेजॉरिटी हमेशा आ रही हो. एज अ रिजल्ट हो क्या रहा था कि नेशनल पार्टीज़ को कहीं ना कहीं अलायंस बनाना पड़ रहा था स्टेट पार्टीज़ के साथ. 2014 तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला. सिंस 1996 से देखने को मिल रहा है. नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ वन और द अदर नेशनल लेवल कोalition गवर्नमेंट की. कम से कम कोई तो हर एक स्टेट पार्टी जो थी वो उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो नेशनल लेवल कोalition गवर्नमेंट, मतलब जो नेशन की जो हमारी नेशनल पार्टीज है उसमें कोalition के थ्रू बनी है. दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. ठीक है, बट चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस है डेमोक्रेसी का, इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वॉट एवर इज रॉन्ग इन वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. कि सिंस लोगों को लगता है कि सिर्फ डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर कुछ गलत भी होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ब्लेम किया जाता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं लोग अपना डिससेटिस्फैक्शन दिखाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को. पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन और क्रिटिसिज्म की वजह से 4 प्रॉब्लम एरियाज हैं इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. क्या चैलेंजेस हैं? पहली चीज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़. इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब जो पार्टीज़ है उनके अंदर के बीच में भी आपस में खुद की बन नहीं रही है, ये भी एक चैलेंज है. कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टूवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन, कि भाई पावर या तो एक के हाथ में या कुछ लीडर्स के हाथ में जो टॉप पे है. सो पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं रख रहे, इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली नहीं हो रहे. ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है. ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपेंस इनसाइड. की ऑर्डिनरी जो भी मेंबर्स है पार्टी के अंदर उनको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि हो क्या रहा है. दे डू नॉट हैव द मीन्स टू और द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस के लिए. ठीक है, उनके पास पता ही नहीं है उनको कोई बातें. एज अ रिजल्ट लीडर्स अज्यूम करते हैं कि ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ पार्टी. की लीडर्स पार्टी के नाम पे बड़े बड़े डिसीजंस खुद ले रहे हैं. ठीक है, since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. कि सिर्फ एक और 2 लीडर है जिनकी चलती है, तो बाकी जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं डिसएग्री होते हैं, वो फिर उनको लगता है कि हमें इस पार्टी में कंटिन्यू नहीं करना. लॉयल्टी से ज़्यादा मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू लीडर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट. ये कई बार लोगों को पर्सनल लॉयल्टी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है. सेकेंड चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन विच इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट वन. डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है? सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग. ठीक है, ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं होता फंक्शनिंग के लिए. देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी. Those who happens to be the leaders are in a position to do unfair
positions of unfair advantages to favor people close to them or even their family members. In many parties, the top positions are always controlled by members of one family. This is unfair to other members of that party. This is also bad for democracy since people do not have adequate experience or popular support come to occupy position of power. ठीक है, डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि लोग क्या करते हैं, अगर एक बार जीत गए इलेक्शन तो फिर वो सोचते हैं कि अपने ही फैमिली में से किसी को टॉप लीडर बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं दूसरों को मौका नहीं मिलता, एक अनफेयर एडवांटेज है दूसरों के लिए. ठीक है, समझ आ रही बात. डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि लोगों को एक एक्सपीरियंस नहीं, हमें ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा बंदा जो इलेक्शन में जिसको खड़ा करा जा रहा है वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करता हो, कंट्री के लिए अच्छा हो या नहीं हो, बस जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इलेक्शंस में थे, उनके कनेक्शन से उन्होंने अपने बेटे को या किसी को लगा दिया. सो दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी. तीसरा चैलेंज क्या है, इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर. आपको पता है कि मनी और मसल पावर पार्टीज़ के अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इलेक्शंस के टाइम पे इसका रोल है. सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस. वेरी ऑब्वियस, they tend to nominate those candidates who have or who can raise lots of money. ये तो बहुत ऑब्वियस है, हमेशा पार्टीज में बहुत पैसा होता है, आजकल वो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं. ठीक है, रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज tend to have influence on the policies and decisions of the parties. In some cases parties support criminals who can win elections. तो parties क्या करती है, criminals को support कर रही है जो elections जीत रहे हैं. Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic politics. ठीक है, ये सारी चीज़ें. और फोर्थ चैलेंज क्या है, that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. कई बार ऐसा होता है कि parties इतना अच्छा मतलब आप ऐसे कह लो वोटर्स को इतना अच्छे ऑप्शन ही नहीं मिल रहे कि यार डिसाइड किस में से करें. समझ ही नहीं आ रहा कि सब वोटर्स जितने भी लोग पार्टीज़ खड़ी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन बेस्ट है. कुछ ऐसे ऑप्शन ही नहीं है कि लगे कि कंपटीशन जैसा कुछ लगे. इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. आप देखोगे कि पार्टीज़ क्या करती है ना, अपनी एक जैसी पॉलिसीज़ बना के रख देती है, समझ ही नहीं आ रहा कि किसको ले, क्योंकि सब एक जैसा दे रहे हैं. सो इन recent year there has been a decline in the ideological differences among parties in most part of the world. For example, the difference between Labour Party and Conservative Party in Britain is very little. They agree on more fundamental aspects but differ only in details on how policies are to be framed and implemented. In our country too, the differences among all the major parties on the economic policies have reduced. Those who want really different policies have no options available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either because of the same set of the leaders keep shifting from one party to another. कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है, एक ही लीडर दूसरी पार्टी में जा रहा है, कभी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो रहा है, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती है. ठीक है, कि मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं मिल रही. अभी भी आप देखेंगे जब दिल्ली में रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे, जैसे केजरीवाल ने ऐसे बोला कि हम लोग लेडीज़ को कुछ 2200 रुपये पर मंथ देंगे ना. फिर बीजेपी आ गई, हम 2500 पर मंथ देंगे. फिर आईएनसी ने भी बोल दिया कि हम भी 2500 पर मंथ देंगे. तो कहीं ना कहीं सिमिलर रखने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं दे रहे वोटर्स को. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है कि किस तरीके से पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जाए, क्या चेंजेस लाए जा सके. तो डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल डिसीजन कौन लेता है, लीडर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को. लोग उनको रिप्लेस कर सकते हैं बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर, कि भाई रिप्लेस इस तरीके से कि वो हटाए तो दूसरे को लाना पड़ेगा. सो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज़. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अमेंडमेंट लाए गए कि जो भी इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज है वो अपनी मर्जी से अपनी पार्टीज चेंज नहीं कर सकते, कि आज बीजेपी में खड़े हो गए तो कल आईएनसी में हो गए, फिर दोबारा किसी और पार्टी में. ऐसा नहीं है. दिस वॉज डन बिकॉज क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जो एंटी डिफेक्शन आया था, आपको पता है इसके बाद. डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड. क्या कर रहे थे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे थे. ठीक है, फॉर मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इंडल्जिंग, क्यों मिनिस्टर्स बन जाएगी इस पार्टी से, नहीं तो दूसरी पार्टी से मिनिस्टर बन जाएगा, कैश रिवॉर्ड मिलने के चक्कर में पार्टीज चेंज कर रहे थे. अब लॉ ने ये बोल दिया कि कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी अगर पार्टी चेंज करने की कोशिश करेगा तो देन ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेटर. ये जब नई लॉ आई हैज़ ब्रिंग डाउन डिफेक्शन डाउन, तो इसकी वजह से डिफेक्शन कम हुआ. ठीक है, डिफेक्शन मतलब अब इधर से उधर ऐसे नहीं हो रहा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग जा रहे हैं. एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट. एमपी एंड एमएलए हैव डिसाइडेड टू वट एवर पार्टी द लीडर्स जाए. तो एमपी और एमएलए को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो भी पार्टी लीडर डिसाइड कर रही है. डिफेक्शन का मतलब यही होता है, चेंजिंग पार्टी एलिगेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी, की एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना. ठीक है, ये बहुत हुआ है, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाना भी पड़ा था. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. प्रो लीप में एंटी डिफेक्शन लॉ कवर करेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ. सो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स. नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट कि जो भी इलेक्शंस में कंटेस्ट करे उनको एक एफिडेविट फाइल करनी है. अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रॉपर्टी वगैरह सारी डिटेल डिस्क्लोज करनी होती है. क्रिमिनल केस वगैरह जो भी आपके खिलाफ हो, जो भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है. सो दिस न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक, बट देयर इज़ नो सिस्टम. अवेलेबल तो कर दिया बट कोई चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं है टू चेक इफ द इन्फॉर्मेशन की वो सही है या नहीं है. एज येट वी डू नॉट नो if it has led to decline in the influence of the rich and criminal. ठीक है,
वही चीज़ है कि इंडिया में पॉलिसीज़ लग जाती है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, इम्प्लीमेंटेशन गैप है, ऑडिटिंग मॉनिटरिंग वगैरह जैसी चीज़ें नहीं हो रही है. सो इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न. इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि हर एक, ये नेसेसरी है हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करे और उसमें अपनी ITR फाइल करे. ठीक है, द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, बट समटाइम इट इज़ मेयर फॉर्मेलिटी. पार्टीज़ ने शुरू भी कर दिया करना, बट कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी ही है. इट इज़ नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी. इवन इससे भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है, मतलब क्लियर है या नहीं है. बिसाइड्स दिस बहुत सारे सजेशंस किए जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए, जैसे कि एक लॉ ऐसी बनानी चाहिए टू रेगुलेट करो कि इंटरनल अफेयर्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर उसको रेगुलेट किया जाए. इट शुड बी मेड कंपलसरी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करे अपने मेंबर्स के लिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, एक जज हो इन केस ऑफ पार्टी अगर डिस्प्यूट हो रहा है, ओपन इलेक्शन हो हाईएस्ट पोस्ट के लिए. तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ें. इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट. ये मैंडेटरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स हो. अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स को मिले टिकट्स, है ना. कोटा होना चाहिए वुमेन के लिए इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ के अंदर भी. दूसरी चीज़ वुमेन का देखा पहला. दूसरा और पहला पॉइंट हमने किस चीज़ का देखा कि जैसे ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ें होनी चाहिए. तीसरा पॉइंट क्या है कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की. द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनीज टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस. गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए पार्टीज़ को कि इलेक्शन की जो खर्चे हो रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए. सपोर्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे काइंड में दे दो, पेट्रोल के फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में, टेलीफोन के फॉर्म में, या इवन कैश में भी दिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द वोट जो भी पार्टी जीत रही है लास्ट इलेक्शन में. ठीक है, लास्ट इलेक्शन में जितना भी जीते उस बेसिस पे पैसा दे दो. सो दीज सजेशन हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुए हैं. इफ़ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट. अगर ये एक्सेप्ट किए जाएंगे तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सोल्यूशंस टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव. अगर हम ओवर रेगुलेट कर देंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो रिजल्ट उल्टा देखने को मिलेगा, ना कि सही. So this would force all the parties to find ways to cheat the law. Besides, political parties will not agree to pass a law that they do not like. ठीक है, तो और दो तरीके जिसमें हम पार्टीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं. पहला तरीका है कि लोगों को प्रेशर डालना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में. दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशंस के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, एगिटेशंस के थ्रू. ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. इफ पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट द. अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा लग रहा है कि अगर पब्लिक को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो पब्लिक का सपोर्ट चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम इलेक्शंस में हार जाएंगे. दूसरी चीज़ पॉलिटिकल पार्टी इंप्रूव कर सकते हैं अगर इफ़ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज़. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इंप्रूव कर सकते हैं अगर जिनको लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको भी लग रहा है कि जो चेंजेस लाने हैं. सो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. तो डेमोक्रेसी किस पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी, कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन कैसा है. इट इज़ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट. अगर हम ऑर्डिनरी सिटीजन पार्ट नहीं लेंगे तो बहुत मुश्किल है कि हम अपने पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करें. ठीक है, और सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड. सिर्फ बाहर से बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड मोर बेटर पॉलिटिक्स. जब बेटर एंड बेटर पॉलिटिक्स होगी तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. अदरवाइज बाहर से तो सिर्फ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लग सकती है. ठीक है, समझ आ रही बात. तो ये चीज़ें थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.